तो 12वीं फिजिक्स में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात किए थे, जो कि चैप्टर कल समाप्त तो हुआ था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कराया हूँ, बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, जो बुक्स में बीच बीच में एग्जाम्पल दिए हैं मैंने सूत्र को प्रूव किए हैं, उसी बेस पे न्यूमेरिकल है, आप लोग उसको चेक करेंगे। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अध्याय 8 है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की बात किए थे। चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर कुछ छूटा हुआ है। ये चैप्टर करने के बाद मैं चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में जाऊंगा, फिर आपका विद्युत और चुंबकीय कंप्लीट हो जाएंगे संभवतः इस महीने। तो हम बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो नाम से जाएगा ऐसे तरंगे जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में तो हम पूरा नियम पढ़ चुके हैं, गॉस का प्रमेय वगैरह। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एम्पियर के परिपति नियम और लाप्लास का नियम यानी कि बायो-सेवर्ट का नियम, ये सब हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो हो सकता है इनका जिक्र आए तो थोड़ा सा फार्मूला के रूप में आप लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा दो प्रकार के बांटे जा सकते हैं। एक विद्युत धारा जो तार में बहते हैं, तो आप जानते हैं कि तार में बहने वाली धारा के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ओरस्टेड का प्रयोग, किसी तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ, सॉरी बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं जो बोले। अब मान लीजिए कि संधारित्र ले लें तो दो प्लेट होता है बेटा, दोनों प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो दोनों प्लेटों के बीच यदि चुंबकीय क्षेत्र में समय, सॉरी बेटा, आवेश देते हैं अपन इसको, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होता है। तो यदि किन्हीं प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन किया जाए तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से भी इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा को आईडी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये बातें तब लागू होती है जब कहीं भी विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन हो, चाहे मुक्त आकाश में हो, चाहे निर्वात में हो, चाहे प्लेटों के बीच में हो। यदि विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन हो तो वहाँ पे एक धारा प्रवाहित होती है, जिसको अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा। तो आप लोगों का प्रश्न रहेगा विस्थापन धारा क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विस्थापन धारा क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे बुक में पेज नंबर 640 पे है विस्थापन धारा, चैप्टर के स्टार्ट के सेकेंड पेज में ये मैं बात कर रहा हूँ। तो विस्थापन धारा की डिफिनेशन दे दिया गया है। यदि समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने से जो धारा प्रवाहित होती है उसको क्या कहेंगे, विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग बगल में टॉपिक डालिए विस्थापन धारा और डेट के डिफिनेशन लिख सकते हो। विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका समीकरण निम्नानुसार होता है, यह है। तो ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू डी फाई ई अपॉन dt। फ्लक्स में परिवर्तन की दर
मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो गया बेटा, विद्युत क्षेत्र से विद्युत फ्लक्स आएगा आपका, ठीक है। जहां एप्सिलॉन जीरो आप जानते हैं वायु या निर्वात की, इसका मान भी बताया हमने, निरपेक्ष विद्युतशीलता और फाई ई है विद्युत फ्लक्स। तो इस प्रकार से ये फार्मूला है और इस फार्मूला को हमको प्रूव भी करना है। याद रखिए बेटा, जनरली ये संधारित्र के लिए आता है दो प्लेटों के बीच, तो विस्थापन धारा है वो संधारित्र के दो प्लेटों के बीच समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण भी उत्पन्न होती है, और यदि मुक्त आकाश और निर्वात में भी समय के साथ विद्युत क्षेत्र परिवर्तन है तो वहाँ भी उत्पन्न होती है। चाहो तो नीचे लिख सकते हो, यह संधारित्र के प्लेटों के बीच के साथ साथ मुक्त आकाश या कहाँ निर्वात में यदि विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वहाँ भी उत्पन्न हो सकती है। आप चाहो तो नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं विद्युत धारा विस्थापन धारा के लिए व्यंजक आ रहा हूँ, इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ, जो मैंने फार्मूला लिखी है, व्यंजक मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो मैं संधारित्र की दो प्लेटें ले लेता हूँ, उसको दिया गया आवेश Q है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल मान लीजिए कि A है। मानो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा प्लेट पर कुल आवेश Q हो तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सभी जानते हैं E होगा Q/ε0, सिग्मा अपान ε0। वो अनंत समतल चादर वाले किया बेटा, दोनों तरफ था तो 2 आया था, ठीक है। तो ये आप लोगों का होता है जहां सिग्मा होता है Q/A, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा या जिसको बोलते हो पृष्ठीय आवेश घनत्व से ε0 आप जानते हैं वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया, सिग्मा के मान को रख देते हैं बेटा, मिटा दो, समीकरण 1 में सिग्मा के मान को रख देते हैं। तो समीकरण 1 से E हो गया Q/ε0 इक्वेशन नंबर 2 दे दिए अपन, क्लियर तौर पे आसानी से कर लिए, क्योंकि आवेश विस्थापन धारा के लिए बार बार मैं संधारित्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको देने की जरूरत नहीं है। तो Q हो जाएगा ε0 E × A, समीकरण 2 इसको दो। हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स phi E E/A, या लिख सकते हो यहाँ प्लेटों के मध्य विद्युत फ्लक्स phi E ds cos थीटा होता है बेटा, cos phi होता है। यहाँ बल रेखाएं प्लेट के लंबवत है तो फाई का मान आपका 0 डिग्री होंगे, क्षेत्रफल के समांतर होगा। ये प्लेट है तो इसके क्षेत्रफल को इधर मानोगे, बल रेखाएं भी इधर हैं तो दोनों 0 डिग्री आएंगे। तो ई डी एस की जगह ए की रख कर दिए क्षेत्रफल की जगह। अब आ जाइए समीकरण 2 से,
फाइव, यहाँ इन क्यू बराबर हो गया, क्यू बराबर हो गया एप्सिलॉन 0 इंटू 5e। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में e इंटू ए का मान रख दिए, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ बेटा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। अतः प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा संकेत दे दिया है कि सभी जानते हैं बेटा धारा dq/dt होता है। आवेश में परिवर्तन की दर को आप धारा कहते हो। q का मान रख दो, प्रूफ हो जाएगा। देन I D इज इक्वल टू d, q का मान है बेटा एप्सिलॉन 0 इंटू 5e/dt। एप्सिलॉन 0 नियतांक है तो बाहर आ जाएगा। देन I D इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू d5e/dt। ये रहा आपका विस्थापन धारा के लिए व्यंजक। समीकरण 4 विस्थापन धारा के लिए क्या है, व्यंजक है। कुछ भी नहीं किए, बहुत सिंपल है, मैं पहले ही बोल दिया था। ये पूरा का पूरा चैप्टर इजी है, पिछले को अपन यूज करेंगे, ठीक है। अब हम एम्पियर और मैक्सवेल का परिपथी नियम लिखेंगे। एम्पियर का परिपथी नियम मैं नहीं बता पाया हूँ, चुंबकीय क्षेत्र में है। चैप्टर के बाद अपन जस्ट करने वाले हैं, टेंशन ना लें, मैच हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन करना है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम लिखिए। तो एम्पियर का परिपथी नियम था बेटा आप लोगों का किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, उस पृष्ठ के अंदर कुल धारा का μ0 गुना होता है। ये मैं प्रूफ करवाऊंगा, एम्पियर का परिपथी नियम। तो ये एम्पियर के परिपथी नियम को मैक्सवेल ने मॉडिफाइड किया है। आगे मैं बताऊंगा बेटा, मैक्सवेल काफी नियमों को मॉडिफाइड करके दोनों को मिला के विद्युत चुंबकीय के लिए समीकरण दिया है। तो मैक्सवेल ने इस नियम पे क्या मॉडिफाई किया है, एम्पियर का परिपथी नियम केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए था। मैक्सवेल का परिपथी नियम दोनों क्षेत्रों के लिए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो आपको पता है किसी तार में धारा प्रवाहित होती है, तब भी उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है प्रवाहित धारा के कारण। और यदि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो तो वहां भी धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब किसी चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो तब भी उसमें धारा प्रवाहित होती है, और दो प्लेट के मध्य खाली जगह पे विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो तब भी वहां धारा प्रवाहित होती है, जिसको विस्थापन धारा कहते हैं। तो इसका नियम है दोनों प्रकार के धाराओं के लिए है। मान लीजिए कि ये IC हो गया, जो आप लोगों के केबल में प्रवाहित हो रही है, और ये मान लीजिए कि ID हो गया विस्थापन धारा जो प्लेटों के मध्य है। ये ज्वाइंट होके एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम, यहाँ ID का मान रख देंगे जो है वो आपका बन जाएगा एम्पियर और मैक्सवेल का परिपथी नियम। ये अभी अपन लोग देखे हैं क्या, d/dt। ये वाला नियम है वो मैक्सवेल का, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम कहलाते हैं। तो आप लोगों का बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप लोग लिखिए, आंसर पे आएंगे। तो मैक्सवेल के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से दो स्रोत बेटा? पहला, चालक तार में
प्रवाहित धारा IC के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा, संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विस्थापन धारा ID के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये दो स्रोत हो गए चुंबकीय क्षेत्र के कारण। धारा में परिवर्तन करो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दो प्रकार की धारा है तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो एम्पियर के नियम को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, मिटा दें इसको। अतः एम्पियर के परिपथी नियम को एम्पियर के परिपथी नियम को मैक्सवेल ने निम्न प्रकार से व्यक्त किया, प्रदर्शित किया। जो भी है कैसे व्यक्त किया, B × dN = μ0 IC + ID, दोनों धाराओं को जोड़ दिया। समीकरण 1, हम जानते हैं कि ID बराबर होता है ε0 dφE/dt। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समाकलन B dN = μ0 IC + ε0 dφE/dt। समीकरण 2। समीकरण 2 है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम है। आप लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 एम्पियर और मैक्सवेल का परिपथी नियम है। तो ये दोनों का मिक्स आप लोग नियम देख लिए। अब हम बात करेंगे मैक्सवेल के समीकरण। ये भी मैक्सवेल का समीकरण है बेटा। मैक्सवेल ने ये एम्पियर के परिपथी नियम से इसको प्राप्त किया है। ठीक है, तो मैक्सवेल के समीकरण है। तो मैक्सवेल ने क्या किया है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो वैज्ञानिकों ने समीकरण दिए हैं, गाउस ने विद्युत क्षेत्र में दिया था φE = क्या, Q/ε0, गाउस का प्रमेय। एम्पियर का परिपथी नियम फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित दिया था, E = dφ/dt, फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है ना, तो इन नियमों को चेंज करके, थोड़ा सा परिवर्तित करके अपना समीकरण दिया है, जिसको एम्पियर का मैक्सवेल का समीकरण कहते हैं। तो आप लोगों का प्रश्न होगा मैक्सवेल का समीकरण लिखें या मैक्सवेल के समीकरणों को समझाइए। ठीक है, तो क्या किया मैक्सवेल ने, गाउस, एम्पियर, फैराडे आदि भौतिकविदों या भौतिक वैज्ञानिकों के समीकरणों में परिवर्तन करके निम्नलिखित
समीकरण प्रस्तुत किए जिसे मैक्सवेल का समीकरण कहते हैं। पहले 4 समीकरण आप लोगों को लिखना है। तो ई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ई अपॉन डी टी, सॉरी बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। दूसरा बी डी एस इज इक्वल टू 0। तीसरा समाकलन बी डी एल माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, बी है यहाँ, ई नहीं है, याद रखना, ठीक है। चौथा समाकलन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई सी प्लस एप्सिलॉन जीरो डी फाइव ई अपॉन डी टी, अभी प्रूव किए इसको एम्पियर के परिपथी नियम से। ये 4 समीकरण आपके मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। अब नीचे चारों समीकरण के बारे में समझा देंगे बेटा, बुक से देख के लिखना, मैं लिखूंगा लंबा चौड़ा होगा, मैं समझा रहा हूँ। पहला समीकरण क्या बताता है, दूसरा समीकरण क्या बताता है। तो साफ दिख रहा है ये गॉस के प्रमेय का है। तो पहला समीकरण है गॉस के प्रमेय के अनुरूप है। गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये गॉस के प्रमेय के अनुरूप है। दूसरा बोलता है बेटा किसी बंद पृष्ठ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। ये किसी नियम को अभी अनुरूप नहीं कर रहा है। तीसरा आपके डायरेक्ट फ्लक्स परिवर्तन की दर दिया हुआ है जो कि आप लोगों का फैराडे का नियम है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुकूल है, जो बोलता है चुंबकीय क्षेत्र में यदि परिवर्तन किया जाए समय के साथ तो आप लोगों का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है आप लोगों का। तो ये तीसरा फैराडे के नियम के अनुकूल है। मैं यहाँ गलत किया हूँ बेटा, छोटा सा तभी है, बी में उसमें होता है, ई में ये होता है, तभी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तीसरा नियम आप लोग का चेक कर लेंगे इसको, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुरूप है, जो बताता है यदि समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चौथा नियम निश्चित रूप से एम्पियर के परिपथी नियम के अनुरूप है, जो बताता है यदि समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एम्पियर के परिपथी नियम के अनुरूप, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुरूप, किसके अनुरूप, गॉस के प्रमेय के अनुरूप। और ये सिंपल तथ्य बताता है कि किसी पृष्ठ में या बंद चालक में या पृष्ठ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, आप लोगों का या चुंबकीय क्षेत्र है क्या होता है, 0 होता है बंद पृष्ठ में। तो इस प्रकार से मैक्सवेल के समीकरण है। नीचे आप लोग समीकरण, चारों समीकरणों को समझाएंगे, ठीक है। कल हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बोल रहा था बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कल बात करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अपन पढ़ चुके हैं।